प्रणाम देवियों और सज्जनों। 2 फरवरी 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पिछले 3-4 दिनों से न्यूज़पेपर इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैंने टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया था कि जो माइक्रोफोन है ना वो टूट गया था एक्चुअली, और बस क्या करें, ऑप्शन था नहीं, कोई दूसरा माइक अवेलेबल नहीं था इसलिए। बट मैं क्या करूँगा कि मैं जो कुछ पिछले 3 या 4 दिन के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे ना, एक्चुअली बजट और इकोनॉमिक सर्वे में ही सब कुछ घूम रहा था, बट देर आर लाइक 2-3 एडिटोरियल्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं डेली एक एक करके कवर कर दूंगा। एक मैं आज ही कवर कर दूंगा इकोनॉमिक सर्वे का, और 2 पुराने हैं वो मैं कल परसों में ऐसे कवर कर दूंगा, तो आपका कुछ मिस नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स करेंगे, कुछ मेजर हाइलाइट्स देखेंगे, एडिटोरियल्स करेंगे, एथिक्स का हमारा कंटिन्यू करेंगे जो हमारा सेशन चल रहा था वो। कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स की बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स की 2023 की एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली। इसको किसने प्रोड्यूस किया था? UNDESA। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो मेंस में ना यूनेस्को वगैरह के ऊपर इन सब पर क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्रीलिम्स में भी इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो नॉट जस्ट अबाउट द रिपोर्ट, इनके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ सकें, सबके बारे में नहीं पढ़ना है, मेजर के बारे में पढ़ लेना है। तो इन्होंने UN का जो कॉन्फ्रेंस है ना, UNCTD, उसके साथ और जो 5 UN के रीजनल इकोनॉमिक कमीशन है उनके साथ मिलकर इन्होंने वर्ल्ड की इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर एक रिपोर्ट बनाई थी। तो उसमें कुछ की हाइलाइट्स यही थे कि कोविड-19 का जो पैंडेमिक था एंड यूक्रेन का जो वॉर चल रहा था उसके कारण इकोनॉमी की प्रॉब्लम आ गई थी। इट गॉट बैटर्ड, यानी कि उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था 2022 के अंदर। वर्ल्ड का जो आउटपुट ग्रोथ था उसमें ये प्रोजेक्शन अभी किया गया राइट नाउ कि वो डिसलरेट करेगा 2022 से। एस्टिमेटेड 3.3% 2022 में था और 2023 के अंदर ही 1.9% तक डिसलरेट करेगा आउटपुट की जो ग्रोथ थी, क्योंकि 2022 में वॉर भी चल रहा था और कोविड पैंडेमिक से रिकवरी भी चल रही थी। 23 के अंदर चीज़ें कंपैरेटिवली बेटर हो चुकी हैं। इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी दिए थे कि जो भी हमारे पब्लिक के एक्सपेंडिचर होते हैं ना, जैसे गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है उसको रीएलोकेट भी किया जाए, उसको रीप्रायोरिटाइज किया जाए, कहाँ पर एलोकेट करना है, और कुछ चीज़ें प्रेफरेंस से हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर ज़्यादा करनी, कहाँ काम करनी है। कुछ सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम होते हैं, जैसे सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम मतलब जैसे पेंशन सिस्टम हो गया, ये सोशल प्रोटेक्शन होता है, एंड प्रोविडेंट फंड वगैरह, ये सब चीज़ें जो होती है उनको और मजबूत करना है। पब्लिक की इन्वेस्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट जो है एजुकेशन, हेल्थ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीज करनी है। एक की कोट है, दिस इज नॉट द टाइम फॉर द शॉर्ट टर्म थिंकिंग ऑफ नी जर्क फिस्कल ऑस्टेरिटी दैट एग्जैजरबेट इनइक्वालिटी, increases suffering and could put SDGs farther out of reach. These unprecedented times demand unprecedented action. अगर आपको कोई ऐसे के लिए कोई कोट चाहिए हो ना, तो इसके बारे में आप नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज ये UN के सेक्रेटरी जनरल हैं। इनका एक सेइंग है, तो इनकी जो बात कही गई उसमें वैल्यू तो बहुत है। ये यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है, जो टॉप पोजीशन होती है UN में। ये एक पुराना था, कुछ दिनों पहले आया था, पर मुझे सिंस मैं 3-4 दिन से अपडेट नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि आज मैं वन लाइनर को इसमें भी ऐड कर देता हूँ। चाइना के बाद ना इंडिया ऐसा सेकंड कंट्री बन गया जिसने ना ट्रेड+1 का सेटलमेंट सिस्टम अपने जो हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें ऐड कर दिया गया है। अभी होता क्या है ना, तो T+1 का जो ट्रेडिंग होती है ना, उसके अंदर जो सेटलमेंट्स करनी होती है वो एक दिन के अंदर अंदर कर ली जाती है, 24 घंटे के अंदर। यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शेयर खरीदना, स्टॉक मार्केट का जो काम होता है ना, यूजुअली उसमें पेमेंट तो कर देते हैं बट उसका सेटलमेंट होने में ना टाइम लगता है, 2 से 3 दिन लग जाते थे। अब इससे पहले चाइना ने क्या किया था, चाइना ने इसको और फास्ट करने के लिए 1 डे का कर लिया था। देखो जाहिर सी बात है कि ऐसा प्रोसेस को करने में लॉजिस्टिक्स लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना पड़ता है एंड इन्वेस्टमेंट लगती है, तो चाइना ने पहले कर लिया था। US वगैरह जैसी कंट्रीज होती हैं उन्होंने इस पर काम नहीं किया था। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड कंट्री बन गया जिसने कहा कि ठीक है, हम लोग भी अपने मार्केट के अंदर ना T+1 सेटलमेंट सिस्टम लेके आएंगे, यानी कि हम लोग सारी पेमेंट, सारी ट्रांजेक्शन को एक दिन के अंदर अंदर सेटल कर देंगे। तो ये था, और ये अच्छा स्टेप किया गया है हमारी इकोनॉमी के लिए, आपको याद रखना होगा ये एक एग्जाम्पल के तौर पर। वी हैव दिस ओपन मार्केट सेल स्कीम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि इसमें कुछ करप्शन वगैरह के केसेस आए थे। एंड देखो फूड के हम लोगों ने रिसेंटली मेजर टॉपिक्स क्या क्या पढ़े थे। एक तो इसमें करप्शन हुआ था, सेकंड जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी ना, उसको टर्मिनेट करके उसमें एक ऑल्टरनेट रिप्लेसमेंट दिया गया था 2023 के लिए, तो उसके हिसाब से। तो इसमें ये ना एक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि 30 लाख मिलियन टन के आसपास जो व्हीट होगा ना, वो अपने सेंट्रल पूल से मार्केट में निकालेगा। उसमें डिफरेंट रूट्स होंगे, तो इससे क्या होगा कि जो गेहूं की जो कीमत बढ़ रही है ना मार्केट के अंदर एक आम आदमी के लिए, उसको थोड़ी रिलीफ मिलेगी। अब इनके स्टॉक में बहुत सारे इकट्ठा होता है, जिसके तहत ये लोग फिर उसको डिफरेंट स्कीम्स जो होती है, अंत्योदय योजना वगैरह होगी और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो गरीबों तक पहुंचाते हैं ताकि वो अफोर्डेबल अमाउंट के अंदर 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये केजी के हिसाब से राइस, व्हीट, ग्रेन ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इनके पास स्टॉक होता है, तो उन्होंने कहा था कि उस स्टॉक में से 30 लाख मिलियन टन के आसपास निकालेंगे और मार्केट में उतार देंगे। तो
इनके पास सरप्लस में है, ज़्यादा है, काफ़ी सारा राइस का भी है कुछ, उसके ई ऑक्शनिंग वगैरह करेंगे मार्केट के अंदर टाइम टू टाइम, तो फूड ग्रेन अनाज की जो मार्केट में सप्लाई होती है ना वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। देन वी हैव दिस टेक नेक सिंड्रोम, न्यू कार्पेल टनल सिंड्रोम। तो न्यूयॉर्क के कुछ डॉक्टर्स ने कहा था कि स्मार्टफोन्स और लैपटॉप जैसे टेक टूल्स होते हैं ना, इसके कारण एक नई फिजिकल कंडीशन निकल के आई, उसको बोलते हैं टेक नेक। अब मे बी दिस टर्म कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जाम, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो उन्होंने कहा था कि इसमें बेसिकली होता क्या ना, अगर आप देखोगे, सो दिस इज द एंगल विद रिस्पेक्ट टू योर मोबाइल फ़ोन, और ये आपके कमर वाला एंगल आप यहाँ से भी देख सकते हो, तो ये ऑपोजिट साइड में बन जाता है। जितना ज़्यादा आप इसको इंक्रीज करते रहते हो ना, नीचे की तरफ करते रहते हो, उतना ही उसके ऊपर वेट इंक्रीज होता रहता है। यू सी ये LBS मतलब ये वेट इंक्रीज होता जाएगा एंगल के हिसाब से, तो नेक के ऊपर वेट इंक्रीज होता चला जाता है, जिसके कारण नेक पेन, हेडेक्स और बैक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका एक और भी एग्जाम्पल दिया गया है। तो बस उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि किस तरीके से हमारे जो बहुत सारे रिपीटेड स्ट्रेस होता है ना इस पोजीशन के ऊपर, रिपीटेडली अगर हम इसको करते रहेंगे तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप लोग फेस भी करते होंगे, पढ़ाई करते हैं आप लोग, कोई लैपटॉप पर, कोई मोबाइल पर, कोई अपने टैबलेट के ऊपर, आईपैड में पढ़ाई करते हैं, इवन बुक्स में भी करते हैं। तो कॉन्स्टेंटली सिटिंग एट वन एंगल ऑल्सो कॉजेज सम स्ट्रेन इन द लोअर नेक ऑल्सो। जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस टेक नेक सिंड्रोम, टर्म के बारे में अपडेटेड रखना। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स होंगी ना, अब वो 4 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होने वाली हैं। ये हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कुछ कहा था कि जो भी जजमेंट्स दी जाएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनको ट्रांसलेट किया जाएगा 4 लैंग्वेजेस में। कौन सी हैं वो? हिंदी, तमिल, गुजराती एंड ओडिया। चीफ जस्टिस ने उन्होंने ये भी कहा था कि इसके कारण क्या होगा, सिटीजन्स जो होता है ना, जो इंग्लिश में उसको अच्छे से समझ नहीं पाते थे, उनको दूसरी लैंग्वेजेस में भी कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। उन्होंने एक ऑनलाइन इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर जो था वो भी हमारे दिल्ली के हाई कोर्ट में लॉन्च किया था। उसमें जो भी हमारी डिजिटलाइज्ड जुडिशियल फाइल्स होती हैं ना इंटरनेट की, उनका इंस्पेक्शन किया जा सकता है। तो आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 सालों के अंदर ही ना अपने सारे प्रोसेस को ना डिजिटलाइज करने के लिए बहुत सारे स्टेप लिए थे, बहुत सारे। तो जस्ट मेक श्योर कि आप गूगल करो एक बार और सारे स्टेप्स के नाम लिख लो, बिकॉज एवरी ईयर देयर इज़ वन और द अदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन जुडिशरी, एवरी ईयर मेंस के अंदर, ठीक है। प्रीलिम्स के अंदर वो गैप ले जाता है, 1 साल नहीं आएगा बीच में, फिर 3-4 साल लगातार आएगा, फिर 1-2 साल नहीं आता, ऐसा होता है। बट दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, इस तरह के इनिशिएटिव्स ले लेना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर मेंस एग्जाम, क्योंकि सिलेक्शन तो मेंस दिलवा रहा है ना, प्रीलिम्स तो बस एक ब्रेकर की तरह है, रोक सकता है, बट सिलेक्शन थोड़ी दिलवाएगा आपको प्रीलिम्स, सिलेक्शन तो मेंस दिलवाएगा। तो ये रिपब्लिक डे से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। देख रहे मैं पुराने भी जो 3-4 दिन के टॉपिक रह गए थे ना, मैं वो सब सेलेक्ट कर करके आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पर आज। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। रिसेंटली कुछ डेटा आया था हमारे इंडियन कंपनीज का, उन्होंने अमेरिका की जो डिपॉजिटरी रिसीट थी और जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट थी ना, उनको टर्मिनेट कर दिया था। अभी डिपॉजिटरी रिसीट होता क्या है? बेसिकली जो डोमेस्टिक कंपनीज वगैरह होती है ना, वो दूसरी कंट्री से पैसा उठाती है ना, तो इनका इस्तेमाल करती है, ये डोमेस्टिक रिसीट का। तो ये फंड्स वगैरह रेज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फॉरेन मार्केट के अंदर। ये क्वेश्चन ना आपका प्रीलिम्स में आ सकता है, इस तरह की चीज़ें, ये स्टेटमेंट्स के बारे में, तो इनका डेफिनेशन पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा था कि दोनों ही इसका इस्तेमाल फॉरेन मार्केट से फंड रेज करने के लिए किया जाता है, लेकिन ADR जो होते हैं, यानी कि जो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स होते हैं ना, इनकी ट्रेडिंग होती है US के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, लेकिन ये जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट होती है ना, इनकी ट्रेडिंग होती है यूरोपियन एक्सचेंज पर। डिफरेंस है, याद रखना, देयर कैन बी ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। टिपिकली जो ADRs होते हैं ये रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा लाए जाते हैं, और जो GDRs होते हैं ये परचेज किए जाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो दोनों के इन्वेस्टर्स भी अलग है, दोनों का जो एक्सचेंज मार्केट है वो भी अलग अलग है, लेकिन एम क्या है दोनों का? दूसरी फॉरेन कंट्री से पैसा उठाना। एंड इन शेयर्स को फॉरेन बैंक भी होल्ड करते हैं, उसके बाद वो डिपॉजिटरी रिसीट देते हैं उन कंपनीज को इन द रिटर्न ऑफ द शेयर। बट ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना, एक US के मार्केट पे, यूरोपियन के मार्केट पे कौन से टाइप का इन्वेस्टर होता है। राइट ऑफ नॉर्म्स। रिसेंटली बॉम्बे के जो हाई कोर्ट ने ना कुछ राइट ऑफ की बात की थी 81 बॉन्ड्स को लेकर के फ्रॉम द येस बैंक एडमिनिस्ट्रेटर। अब राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? एक अकाउंटिंग एक्शन जिसके कारण जो वैल्यू की एसेट होती है ना वो कम हो जाती है, जिसके अंदर उसकी जो लायबिलिटीज़ का अकाउंट होता है कम हो जाता है। बेसिकली क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कि एक बैंक है, बैंक का नाम है ए ने कुछ लोन दिया था 1000 करोड़ रुपए का, राइट। अब किसको दिया था? बी को लोन दिया था। अब बी जो है वो रिटर्न कर नहीं पा रहा, उसने सिर्फ 200 करोड़ रिटर्न किए थे, बाकी 800 करोड़ जो है ना वो रिटर्न कर नहीं पा रहा। बैंक बहुत देर से कोशिश कर रहा है, नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, या फिर उल्टा कर लेते हैं, उसने 800 करोड़ लौटा दिए थे, ईजी हो जाएगा आपके लिए एग्जांपल समझना, पर वो 200 करोड़ नहीं लौटा पा रहा है। 100 तरह के कारण वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहा है, टाइम लगा रहा है, बहुत लगा रहा है। बैंक क्या करता है ना, अपनी लाइबिलिटीज़ को लेकर के ना इसको राइट ऑफ कर देता है।
क्योंकि बैंक मल्टीपल सोर्सेज से अर्न कर रहा है ना, तो बैंक विल राइट दिस ऑफ कि यार ये हमारे एसेट का पार्ट ही नहीं है, अपनी उसको बैलेंस शीट से हटा देता है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं राइट ऑफ कर देना। तो बहुत ही एक्सट्रीम वर्जन होता है ये राइट डाउन का। एज एन राइट डाउन का मतलब होता है पार्शली रिड्यूस कर देना एसेट की बुक वैल्यू को। अभी राइट डाउन करने का मतलब होता है 200 को वो कर देता 100 करोड़ में कर देता कि ठीक है 100 करोड़ लौटा दे, 100 करोड़ रहने दे। राइट ऑफ करने का मतलब वो कह रहा है कि 200 के 200 करोड़ को हम लोगों ने अपनी एसेट वैल्यू शीट से हटा दिया है। राइट, तो प्राइमरीली यूज टू अकाउंट फॉर अनपेड लोन ऑब्लिगेशंस, अनपेड रिसीवेबल्स, या फिर कोई लॉस हो जाता है इस मैटर में। उसके अलावा तो 21 जनवरी की तो रहने दो, खैर इसकी ज़रूरत नहीं है। तो बस एक राइट ऑफ के नॉर्म्स के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसमें कुछ अपडेट आया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स थे जो मुझे लगा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एंड मेंस। अब ये फूड का था, एवरी ईयर देयर इज़ वन क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन फूड, इसलिए इसको स्किप नहीं कर सकते थे। ये आप स्टेटमेंट आपकी चॉइस, अगर आप चाहो तो अपने ऐसे के लिए लिखना चाहो, क्योंकि इनकी पोजीशन बहुत बड़ी है और इनकी ऐसे व्यक्ति की कोई कही हुई बात अगर आप कहीं नोट डाउन कर सकते हो। आप इसको पढ़ो और एनालाइज करो कि आपके जो ऐसे के नोट्स वगैरह हैं, देखो उसमें मेंस में तो कहीं इस्तेमाल इसका हो नहीं सकता, GS 1 2 3 4 में तो, बट समवेयर आपका कोई ऐसे का कोई थीम बेस्ड आपने अगर कलेक्शन बना रखा हो, वहाँ पर इसको आप सेव कर सकते हो। अब हम लोग कुछ मेजर हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं आज की थर्सडे 2 फरवरी के बारे में। द हिंदू में कुछ मेजर हाइलाइट्स थे, वो किस तरीके से थे। जाहिर सी बात है कि आज का पूरा जो पेपर है ना वो बजट से कनेक्टफुल है। पूरे पेपर के अंदर बजट की बात की जा रही है क्योंकि कल बजट प्रेजेंट किया गया था और हम लोग इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि डू नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ दिस, जैसे कोई हिंदू पे पढ़ा रहा हो, वेट करो, प्रोबेबली एक सप्ताह का वेट करो, फिर किसी न किसी इंस्टीट्यूट की आ जाएगी, जो इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज आपको अच्छी लगे, कोई आपका फेवरेट टीचर हो, उनकी एक वीडियो आप देख लेना, ऑलराइट, और उसमें से कुछ नोट्स बना लेना। हर चीज़ को पढ़ने मत बैठना। हाँ, उसमें आपको कोई भी कीवर्ड अगर टफ लग रहा हो ना, इमीडिएटली उसका अपनी नोटबुक में लिख लेना, तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं एक बार उसमें थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ कि कुछ इस तरह की जो हेडलाइंस है उनको ऊपर नज़र जरूर डाल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि बजट में क्या हुआ था, बट विल नॉट बी गोइंग इन डिटेल। कम से कम 10 पेजेस का है पूरा का पूरा न्यूज़पेपर जो बजट पे भरा हुआ है, बट मैं एक बार इनकी हेडलाइन आपके लिए ज़रूर पढ़ूंगा। जैसे कि अच्छा, ये तो आगे वाले पेजेस पर आ ही रहा है ना। जीरो टैक्स फॉर द एनुअल इनकम अप टू 7 लाख अंडर ए न्यू स्कीम। एक नई स्कीम होगी उसमें जिनकी इनकम 7 लाख रुपए तक की, उनके ऊपर इनकम टैक्स कोई नहीं लगेगा। देन दिस प्रधानमंत्री आवास योजना का जो शेयर था ना वो 66% तक इंक्रीज किया गया है और अब फोकस करेंगे Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ पे। देन मोबाइल फ़ोन्स, टीवी थोड़े से चीप हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, और टॉयज़, बाइसिकल, ऑटोमोबाइल्स डियरर। मतलब क्या है कहना चाह रहे हैं पता नहीं। लैब ग्रोन डायमंड्स जो होते हैं उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हाँ, लैब में ना कुछ ऐसे डायमंड्स, एक तो डायमंड जो होता है वो नेचुरल बनता है ना, ज़मीन में आप खोदोगे कोयले की खान के अंदर मिलता है एक्चुअली, क्योंकि कार्बन से बनता है वो। लेकिन कुछ ऐसे डायमंड्स होते हैं जो लैब में भी प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके लिए वैसी ऑप्टिमम कंडीशंस बनाई जाती है, तो वो एक्जैक्टली उसको कोयले को ना बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर ना डायमंड में कन्वर्ट कर देता है, तो वो लैब में ग्रो किए रहते हैं। उसको लेकर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ना पैसा बढ़ा दिया गया है। एग्जाम्पशंस ऑन द हाई वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस, सिल्वर टू गेट कॉस्टलियर एज द गवर्नमेंट रेजेस द बेसिक कस्टम ड्यूटी। सिल्वर, चांदी जो है थोड़ा महंगा हो जाएगा। पैन जो होता है, जो हमारा परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा आपके सभी डिजिटल सिस्टम में आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब से बजट यूफोरिया कैपिटल अदानी स्टॉक्स। बजट ने प्रपोज किया था अमेंडमेंट टू द चार्ज अप गिफ्ट IFC। गिफ्ट IFC जो गुजरात के अंदर है ना, हमारा जो टेक्निकल गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी जो है, तो वहाँ पर उन्होंने प्रपोज किया था बहुत सारे मेजर्स लिए जाएंगे वहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैसे इंक्रीज़ करना है। टूरिज़्म को प्रमोट किया जाएगा, 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाई जाएंगी, ऐप होगी टूरिस्ट के लिए, और ये सब काम किया जाएगा। कोऑपरेटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गेट्स सोप्स। तो उन्होंने कहा था, अनाउंस किया था कि जो नए कोऑपरेटिव्स होंगे जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी उन्होंने 31 मार्च 2024 से पहले उनको लोअर टैक्स रेट मिलेगा 15% का, ये बेनिफिट दिया गया है। KYC जो नो योर कस्टमर होता है ना, जिसमें कि आप अपना आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करते हो, उसको प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा। डिजी लॉकर की ऐप को एक वन स्टॉप शॉप बनाया जाएगा फॉर अपडेटिंग द डिटेल्स। अब डिजी लॉकर अपने फ़ोन में हमेशा रखो, उसमें आप अपने 10th के 12th के सर्टिफिकेट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपने घर का, अपनी गाड़ी का, अपना इंश्योरेंस, अपना लाइसेंस, अपनी गाड़ी की RC वगैरह सब कुछ इसमें अपलोड कर सकते हो। आपके फ़ोन में डिजी लॉकर हमेशा होनी चाहिए ऐप। अगर अलग से ऐप नहीं करनी तो पेटीएम जो होते हैं ना, पेटीएम के अंदर इनसाइड होता है डिजी लॉकर का ऑप्शन, वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बैठ के एक दिन अपलोड कर लो, सबको वेरीफाई कर लो, सब कुछ इसमें अपलोड कर सकते हो, सारे डिजिटल अपने डॉक्यूमेंट्स, तो सेफ रहेगा। यू डोंट हैव टू कैरी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स। हमारे जो मोटर व्हीकल्स एक्ट होते हैं ना, जो गाड़ी वाड़ी के एक्ट होते हैं, उसमें भी ये मेंशन कर दिया गया कि ट्रैफिक वगैरह में अगर ट्रैफिक पुलिस में आपसे मांगता है
RC लाइसेंस, तो आप उसको डिजी लॉकर पर दिखा सकते हो, ये अप्रूव्ड है। सोशल सिक्योरिटी में कट्स दिए गए तो ट्रेड यूनियंस को प्रॉब्लम हो रही है। 7,000 करोड़ का दिया गया है फॉर द फेज 3 ऑफ द ई कोर्ट, इंप्रूव करेगा जस्टिस डिलीवरी। देखो मैंने कहा ना, जुडिशरी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है अपने आप को डिजिटलाइज करने का, तो 7,000 करोड़ अलोकेट किए गए इसके लिए। बजट 2023 का, लेकिन टारगेट करें 2047 को, क्योंकि हमारे को 100 साल हो जाएंगे अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए, और उस दिन ग्रैंड सेलिब्रेशन भी होगा हमारा। डिफेंस का जो बजट था वो इंक्रीज़ हुआ है 13% तक, एंड उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को भी 8% लेस मिला है देन द प्रीवियस ईयर। फाइनेंस मिनिस्टर ने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात की थी रीडिंग को प्रमोट करने के लिए। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी को भी गवर्नमेंट अनवील करेगी। वैसे मंथली मैगजीन में सब कुछ आएगा भी। मनरेगा के जो फंड थे दे गॉट कट बाय 33% टू 60,000 करोड़। फंड्स फॉर माइनॉरिटी स्कीम्स को स्लैश कर दिया गया 38% तक। 19% का इंक्रीमेंट दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को, तो आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट को और थोड़ा डबल करने की बात की गई है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा था कि 100% मैकेनाइज कर देंगे सीवर क्लीनिंग की, यानी कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है ना, इंसानों को इनमें ये जो होल्स होते हैं, सीवेज होते हैं, इसके अंदर भेज के सफाई करी जाती है, इसके कारण बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। उस चीज़ पर गवर्नमेंट बहुत सख्त हो चुकी है, उन्होंने कहा कि इसको 100% बंद किया जाएगा। मेजर थ्रस्ट यानी कि तकरीबन 35,000 करोड़ के आसपास किए गए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रीन एनर्जी के अंदर। एग्रीकल्चर को भी थोड़ा सा बूस्ट दिया गया है। फार्म की स्कीम्स, फूड सब्सिडीज के अंदर थोड़ी सी एलोकेशंस को कट कर दिया गया है। साइंस एंड टेक की मिनिस्ट्री को एलोकेशन 15% तक इंक्रीज दिया गया है और ज़्यादा पैसा दिया गया है। देख लो हल्का हल्का आइडिया लग रहा है ना आपको बजट के बारे में। रेलवेज़ को 2.4 लाख करोड़ के आसपास मिले हैं। हाइयर आउटले था क्योंकि ये लोग वंदे भारत ट्रेन पे काम कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन को अपडेट कर रहे हैं। 2022 के मेंस में GS3 के अंदर पहला जो क्वेश्चन था ना, वो रेलवे से कनेक्टेड आया था। 100 5G लैब सेटअप करेंगे नए ऐप्स को डेवलप करने के लिए। 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स होंगे। व्हीकल स्क्रैपिंग जो पॉलिसी होती थी उसको भी ग्रीन इकॉनमी के लिए और बेहतर किया जाएगा। हायर फंड फ्लो होगा फॉर द जल जीवन स्कीम, ताकि सब लोगों को पाइप्ड वाटर मिले, हर एक रूरल हाउस होल्ड्स को। सीनियर सिटीजन की स्कीम की लिमिट जो थी उसको डबल कर दिया गया अप टू 30 लाख। वुमेन को एक वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम इंट्रोड्यूस की जाएगी। अब वुमेन का टॉपिक भी देख लो, एवरी ऑल्टरनेट ईयर देयर इज वन और द अदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन वुमेन। मोर फॉर द हेल्थ, लेस फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट्स। ओके, 38,000 टीचर्स सपोर्ट स्टाफ को रिक्रूट किया जाएगा एकलव्य स्कूल के, जो कि ट्राइबल एरियाज में होते हैं ना एकलव्य वाले। 15,000 करोड़ दिए जाएंगे ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए। ये वाला एडिटोरियल हम लोग आज कवर करेंगे, ये थोड़ा अच्छा है। देखो इसमें से अभी नोट्स मत बनाना इन एडिटोरियल्स के, इसमें कुछ मोस्टली आपका बजट का डेटा है, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। ये वाला देखो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की थी, फिर मुझे लगा था बिल्कुल बकवास है एडिटोरियल, इसमें कुछ नहीं है काम का, आपके काम का नहीं है। सोशल सेक्टर हैज़ बीन शॉर्ट चेंज वंस अगेन, नो नीड टू स्टडी। बजट विदाउट अ विजन फॉर एग्रीकल्चर, नो नीड टू स्टडी। बैलेंस बिटवीन कैपिटल आउटलेज, नो नीड टू स्टडी। ये तीनों मैंने पढ़ के देखे, मुझे कुछ भी नहीं मिला कि आपके एग्जाम में काम आएगा। इवन ये जो था ना, इस जुडिशियल मेजॉरिटेरियनिज्म जस्टिफाइड, ये भी जो हमारा डिलिमिटेशन वाला आया था ना, उसके हिसाब से था, बट इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं। इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं था, क्योंकि आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इवन के कुछ केसेस के नाम थे, पर मुझे लगा ये केसेस तो बाकी जगह भी आपके मेंशन होते हैं। हाँ, ये हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपडेट था। ये तो किसी मूवी का है, नो नीड टू स्टडी। एंटी पुअर अपॉर्चुनिस्टिक बजट, वेस्ट बंगाल के CM ने ऐसा बोला था। देखो ये चीज़ है ना, एक बार पढ़ना सबका, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि सेंट्रल में BJP गवर्नमेंट है, तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने कुछ गलत कहा होगा, योगी जी ने तारीफ़ की होगी, भगवंत मान जी ने कुछ ना कुछ उल्टा कहा होगा, मतलब कि फेवर नहीं किया होगा, और मनोहर लाल खट्टर जी ने कुछ फेवर में कहा होगा, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ फेवर में कहा होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं वो किस तरह के ब्लेम्स लगा रही होती हैं। उन्होंने कहा कि एंटी पुअर है, अपॉर्चुनिस्टिक बजट है। अपॉर्चुनिस्टिक क्यों कहा गया? क्योंकि 2023 में ना 9 के आसपास स्टेट में और बाईपोल वगैरह में इलेक्शंस होंगे, तो गवर्नमेंट उन स्टेट के ऊपर फोकस ज़्यादा करेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को कीवर्ड बस समझना आना चाहिए आपको, क्योंकि कल को आप लोग एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनोगे, आप ही लोग तो जो एक्चुअल में बजट को बैठ के प्रिपेयर करोगे, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कीवर्ड्स। सेंटर को फूल किया गया है, चीटेड बिहार अगेंस्ट सेज तेजस्वी यादव। सॉरी, मैंने बोल दिया सेंटर को फूल किया गया, नहीं, सेंटर को फूल नहीं किया गया, वो एक स्लिप ऑफ टंग हो गया। सेंटर ने फूल किया था, उन्होंने कहा कि बिहार को दोबारा से धोखा दिया गया। अब सबके अपने अपने स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है, आपको न्यूज़ को अंदर जाके नहीं पढ़ना है, जस्ट बी अवेयर कि इसमें कीवर्ड किस तरह के यूज़ किए गए हैं। ओके, नाउ दिस इज न्यूज़। ये अब बजट वाला सेक्शन है, खत्म हो गया। देखो कितने, तकरीबन 10 के आसपास पेजेस थे। पब्लिश द अंडरटेकिंग ऑन द प्रीवियसी पॉलिसी इन द पेपर्स, सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को बोला था।
तो हुआ ये था ना कि जो व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म थे ना, उनको वेडनेसडे को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी 2021 की प्रीवियस पॉलिसी को अगर एक्सेप्ट नहीं करते ना, आप उन लोगों को ऐप यूज़ करने को मना मत करो। तो उनको प्रेजेंट करे थे कपिल सिब्बल जी। तो उन्होंने कहा कि आप लेके एक काम करो, आप फुल पेज की एडवर्टाइजमेंट निकालो, 2 बार निकालो, है ना, 5 नेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर। तो आप उससे ये कन्वे कर पाओगे पब्लिकली कि हमारी जो पब्लिक पॉलिसी पे हम सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था हमने उसका पालन किया है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कोर्ट को कि वो एक नया डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आएंगे इन द बजट सेशन के लेटर हाफ में, तो उसके अकॉर्डिंगली भी चीज़ें की जा सकती हैं। इसमें क्या था पढ़ने का, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं था, बस एक अपडेट मैं आपको देना चाह रहा था कि हाँ, ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के ना देयर हैव बीन सर्टेन इश्यूज। तो बीइंग अ फ्यूचर एस्पिरेंट, फ्यूचर में आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनोगे, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि अच्छा व्हाट्सएप के साथ कुछ चल रहा है। देन मूविंग अहेड, हमें मोदी जी ने बजट की तारीफ की, जाहिर सी बात है भाई, मोदी जी ने प्रिपेयर किया है तो करेंगे ही। यूके की जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने कहा था कि जो उनका बीबीसी है ना, वो बहुत इंडिपेंडेंट एक एजेंसी है, तो हम लोग इंटरवीन नहीं करेंगे कि बीबीसी ने, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके खिलाफ अगर उनके अगेंस्ट में ऐसा कुछ वीडियो रिलीज़ किया था, बट हम ये इंश्योर करेंगे कि यूके की गवर्नमेंट का जो रिलेशनशिप है इंडिया की गवर्नमेंट के साथ वो मेंटेन रहेगा। तो उन्होंने उनकी इंडिपेंडेंसी को सपोर्ट किया था कि वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे उनको। ओके, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है ना, उसको सेंटर फॉर एक्सीलेंस का टैग दिया गया है। अब ये आपको ध्यान रखना होगा, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है। तो मिलेट्स के क्वेश्चन आएंगे आपके 2023 में, आ सकते नहीं भी आ सकते, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड किसने डिक्लेयर किया। हमने पूरा डिटेल में कवर भी किया हुआ है, ये विजन की मैगजीन में भी आ चुका है। सो यू नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट मिलेट्स। 2000 दिसंबर वाली जो मैगजीन थी ना, उसको पढ़ लेना, उसमें आया भी हुआ ये। अब सेंटर फॉर एक्सीलेंस का मतलब होता है वहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी, वहाँ पर रिसर्च और टेक्नोलॉजीज पे काम किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने रिसेंटली बजट में कहा भी था कि इंडिया जो है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है श्री अन्न का। मिलेट्स को हिंदी में श्री अन्न बोलते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ये मिलेट रिसर्च जो है, ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये ICR के अंडर आता है। Now this is an important न्यूज़। इंडिया और यूएस ने ना कुछ स्ट्रेटेजिक टाइज पे काम किया था विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी प्लान। ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एवरी ईयर इन द पास्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप देखोगे ना कहीं यूएस का क्वेश्चन पूछा गया है GS2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस में। देयर हैव बीन थिंग्स जहाँ यूएस कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। डायरेक्टली नहीं होगा ना अगर यूएस के ऊपर क्वेश्चन, तो इनडायरेक्टली ज़रूर होगा, क्योंकि इंडिया और यूएस की जो पार्टनरशिप है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इंडिया के पाकिस्तान के साथ इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इतना आपको यूएस के साथ मिल जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। फिर हमारा वो भी आता है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अनदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी आया था। आई थिंक लास्ट ईयर राइट टू इक्वलिटी समथिंग करके आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अभी हुआ क्या था कि ट्यूसडे को ना हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल जी, अब देखो आपको पता होना चाहिए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जो पोजीशन होती है ना इंडिया के अंदर, ये अराउंड 1998 के आसपास से आनी स्टार्ट हुई थी। ऑलराइट, और इस पोजीशन में अभी तक जितने भी लोग थे ना, ही इज़ अ फॉर्मर IPS ऑफिसर। अब IPS कैसे बनेंगे? UPSC का एग्जाम क्लियर करके। और इसमें जो बाकी की जो लोग रह चुके हैं ना, तो अभी तक इसमें IFS और IPS इन्हीं लोगों को ऐड किया गया था। तो आई थिंक 5 या 6 पोजीशन है इनकी। एंड इनका काम ही क्या होता है? सिक्योरिटी में एडवाइस करना। जितनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है ना, रॉ हो गया, बाकी जो पुलिस वगैरह की एजेंसीज होती हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन को लेकर के ना, दिस इज़ द वन पर्सन, लाइक 1 पॉइंट पर्सन होता है जिनके पास सारे अपडेट होते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर को हर चीज़ से अपडेटेड रखते हैं। तो ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अजीत डोवाल जी के बारे में आप लोग कोई वीडियो वैसे देखना चाहो वो भी देख सकते हो। बट यू नीड कंसिडरिंग आप एक एस्पिरेंट हो, आपको फ्यूचर में क्या ध्यान में रखना है कि अगर आप IPS में या IFS में जाते हो तो यू विल हैव एन हायर चांस ऑफ गेटिंग टू बिकम एन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, प्रोवाइडेड आपके पास वो एबिलिटीज़ भी होनी चाहिए, बट पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो इन्होंने रिसेंटली इनके जो काउंटर पार्ट है, यानी कि US के अंदर भी जो उनके काउंटर पार्ट थे, उनका नाम है जेक सुलियन ही नाम है ना इनका, हाँ जेक सुलिवन, उनके साथ एक मीटिंग हुई थी। यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी, इनिशिएटिव लिया था, उसको हम लोगों ने ICET का नाम दिया था। अभी आपको लिख लेना है नोट डाउन करके, इंडिया US के बीच में ICET हुआ था। इनिशिएटिव है फॉर द क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के। तो इसका इनॉग्रल डायलॉग था, यानी कि आपस में कुछ डिस्कशन किए थे, अभी स्टार्टिंग हुई है इसके ऊपर। दोनों कंट्रीज अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और बेहतर करना चाहती हैं एंड फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें दोनों के बायोलेटरल कोऑपरेशन कितना होगा, दोनों आपस में कितना सहयोग कर पाएंगे। तो दोनों इन चीज़ों को लेकर के कुछ को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं।
एंड 6 एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। इनोवेशन की इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे, डिफेंस इनोवेशन पे, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन पे काम करेंगे, रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन्स बनाएंगे, स्टेम टैलेंट, स्टेम मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उसके टैलेंट को नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन पे काम करेंगे। और उन्होंने कहा था कि एक नई डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का रोड मैप भी बनाएंगे। फिर 5G के लिए उन्होंने कुछ ये ORN बोलते हैं इसको, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, उसको अडॉप्ट करने की बात की थी। उसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है कि ORN क्या होता है। एंड प्राइवेट पब्लिक डायलॉग को प्रमोट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है ना, जैसे तेजस वगैरह होते हैं, उसके लिए उसके जो जेट इंजन्स होते हैं ना, उसको वो लोग मतलब जो फॉर इंडिया वो लोग मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। US का एक जनरल इलेक्ट्रिक है, उन्होंने कहा कि हम लोग इंडिया के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं। देन वी हैव सपोर्ट टू ईज द पोर्ट बैरियर्स, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो ट्रेड करते हैं तो पोर्ट के ऊपर बहुत सारे टैक्सेस वगैरह होते हैं ना, उनको और आसान करने की कोशिश की गई है। US के जो एक्सपोर्ट्स आते हैं इंडिया के अंदर हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग के, उन सब के अंदर भी बैरियर्स को रिड्यूस करने की बात की गई थी। तो US जो था ना वो चाइना के साथ कॉम्पीट करना चाहता है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, एंड टाइटन द स्क्रूज ऑन चाइना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जो कि चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री वर्ल्ड की बेस्ट इंडस्ट्री है, उसमें भी वो आगे जीतना चाहता था। तो उन्होंने कहा था ICT इज़ नॉट जस्ट अबाउट चाइना बट डेफिनेटली वी वांट टू काउंटर चाइना हेयर। एंड उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ कैसे हो सकता है, जैसे चाइना बहुत सारा मिसयूज़ करता है, वो इंट्रूसिव सर्वेलेंस का इस्तेमाल करता है, उसको हम लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं। एंड री इन्फोर्स करना द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, इन सब पे दोनों ने मिलकर बात की थी। ध्यान रहे US ने अपने फॉरेन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ कि वी वांट टू पार्टनर विद इंडिया टू काउंटर चाइना, और ये ओपन डॉक्यूमेंट में है, पब्लिकली है। तो इसका मैं ध्यान रखना होगा हमेशा कि जब जब US इंडिया का सपोर्ट करने की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर भी करने की बात कर रहा है। म्यांमार स्ट्रीट्स एम्प्टी इन प्रोटेस्ट ऑन द कू एनिवर्सरी। अब कू का, इसको कूप नहीं बोलते, इसको कू बोलते हैं, पी साइलेंट रहता है इसके अंदर। कू का मतलब होता है तख्ता पलट कर देना। तो गलियां खाली हैं, शॉप्स वगैरह बंद थी क्योंकि प्रोटेस्ट था अक्रॉस द म्यांमार। सेकेंड एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। एक कू हुआ था जिसमें उन्होंने ऑंग सैन सू की जो गवर्नमेंट की थी ना, उसको जनता उनकी वहाँ की म्यांमार की मिलिट्री को बोलते हैं, उन्होंने क्या किया था, तख्ता पलट कर दिया था। इनकी मिलिट्री ने जाकर के जो उनके रूलर थे उनको हटा दिया और मिलिट्री ने कहा कि हम रूल करेंगे अब, क्योंकि आपके इलेक्शन में प्रॉब्लम थी, आप लोग करप्शन करते हो, फलाना फलाना जो भी होता है। तो 2 साल हो चुके हैं इस बात को लेकर के, गवर्नमेंट वहाँ की जनता जो प्रोटेस्ट भी कर रही है। एंड देखो आप नोटिस करोगे कि म्यांमार कितना छोटा सा देश है ना, कोई खास वैल्यू नहीं, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर नहीं हुआ। बाकी कंट्रीज़ में शोर हो जाता है, पूरा टाइम चल रहा होता है, बट देखो इसको लेकर के कोई खास शोर नहीं हुआ था। बीच में हुआ था, इंडिया ने भी कहा था कि डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, एंड इंडिया ने को सपोर्ट भी प्रोवाइड करने की बात की थी, लेकिन उसी कोई भी कंट्री वहाँ गया नहीं ऐसे कि ठीक है आप इसको करो, बातचीत वगैरह करना। UN ने भी कहा था एक बार, लेकिन उसके बाद बस भूल भाल गए, ऐसा हुआ था। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात जानना आप लोगों को, क्योंकि देयर वाज वेरी हाई चांस कि क्वेश्चन 2021 में पूछा जाता, क्योंकि ये हमारा बॉर्डर, हमारा नेबर कंट्री है ना, तो इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे श्रीलंका पर इस बार पूछ लिया गया था, देयर वाज ए वेरी हाई चांस कि 2021 में पूछा जाता, बट नहीं पूछा। हमारे जो UPSC के एग्जामिनर जो होते हैं उन्होंने प्रेफरेंस दी बाकी मुद्दों को रादर देन म्यांमार की इमरजेंसी को। तो ये थे कुछ हमारे मेजर हाईलाइट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। अब कुछ एडिटोरियल्स देख लेते हैं हम लोग। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, व्हाट इज द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी फॉर द UPI फॉर द NRIs। UPI आप सब जानते होंगे, अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते होंगे, आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो NRIs होते हैं ना, उनके लिए भी कुछ गवर्नमेंट ने अपडेट किए थे रूल्स। आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हुआ क्या था, जनवरी 10 को हमारा जो NPCI थे, NPCI पर पहले क्वेश्चन आ चुका है, UPI पर पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो उन्होंने बात की थी कि जो इंटरनेशनल फ़ोन नंबर्स होते हैं ना, उनको भी अब अलाउ कर दिया जाएगा, वो लोग भी UPI इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या है उन इंटरनेशनल नंबर्स के बारे में, अगर हम लोग संक्षेप में इसकी बात करना चाहेंगे, तो जो नॉन रेजिडेंट के अकाउंट्स होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स NRE, एंड जो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स होते हैं, उनके पास इंटरनेशनल नंबर्स होते हैं, अपने फ़ोन नंबर जो होते हैं उनको अलाउ कर दिया जाए कि आप UPI के पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि हम लोग इंडिया वाले जो +91 वाले मोबाइल नंबर सिस्टम होते हैं, उसी के साथ हम लोग अपना अकाउंट एसोसिएट कर सकते हैं। तो NRE अकाउंट्स कौन से होते हैं, दे आर यूज्ड बाय द नॉन रेजिडेंट्स, वो ट्रांसफ़र करते हैं अपनी अर्निंग्स को फॉरेन कंट्री से इंडिया में। NRO अकाउंट्स क्या होते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं टू मैनेज द इनकम जो कि इंडिया के अंदर अर्न की जाती है बाय दी नॉन रेजिडेंट्स। राइट, तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए था। क्या डिस्कशन चल रही थी MDR के ऊपर, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। कुछ दिनों पहले मैंने वन लाइनर के अंदर आप लोगों को बताया भी था, ये एक अमाउंट होता है जो रिकवर किया जाता है बाय द एक्वायरर फ्रॉम द फाइनल रेसिपिएंट ऑफ द पेमेंट, दैट इज द मर्चेंट।
कलेक्ट किया रहता है एक्वायरर टू कंपनसेट द वेरिड सर्विसेज प्रोवाइडर्स एंड द इंटरमीडिएटरीज इन द पेमेंट सिस्टम। यानी कि बैंक है, शॉपकीपर है, कस्टमर है। तो बैंक शॉपकीपर को बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, तो शॉपकीपर एक MDR चार्ज करता है, बहुत छोटा सा अमाउंट। किससे? कस्टमर से। क्यों? क्योंकि शॉपकीपर को ये सर्विस का चार्ज देना पड़ता है ना। तो प्रेजेंटली कोई भी MDR चार्ज नहीं होता है ना, रुपए के वाले डेबिट कार्ड पर और यूपीआई के ट्रांजेक्शन पर। अब जो बैंक वाले होते हैं, इन लोगों को लगता है कि बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम आ जाना चाहिए था, बट गवर्नमेंट ने कहा कि यू शुड यूज दिस कॉस्ट फ्रॉम अदर मीन्स। तो इतना ही बताना था। अच्छा, मुझे एक चीज़ इसमें आप लोगों को बतानी थी। देखो, जैसे कि मैंने डेटा भी इसमें निकाल के नीचे ऐड किया। 2022 के अंदर यूपीआई की जो प्रोसेसिंग हुई थी ना, उन्होंने 74 बिलियन ट्रांजेक्शन की थी। 1 बिलियन के अंदर ना 100 करोड़ होते हैं, ठीक है। 1 ट्रिलियन के अंदर 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ होते हैं। 1 बिलियन में 100 करोड़। 1 मिलियन के अंदर होते हैं 10 लाख। 1 बिलियन के अंदर होते हैं 100 करोड़। और 1 ट्रिलियन के अंदर होते हैं 1 लाख करोड़, ठीक है। अभी हुआ क्या 2022 के अंदर ना, मैं कुछ इस चीज़ को पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया कि हमें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। उन्होंने 74 बिलियन ट्रांजेक्शन की थी, ऑल राइट। और उन्होंने जो ट्रांजेक्शन का अमाउंट था टोटल, तो 125 ट्रिलियन के आसपास था, जो कि बहुत ज़्यादा था। लाइक यूएस की पूरी जो GDP है ना, वो 27 ट्रिलियन के आसपास की है। इंडिया की उसकी 10% पे है। वी आर ऑलमोस्ट 2.5 ट्रिलियन के आसपास तक के हैं। एंड उन्होंने 2021 का डेटा था, उसमें था 38 बिलियन ट्रांजेक्शन और 71 के आसपास इनका। तो ये आप देखोगे तो अगर ये ऑलमोस्ट डबल हो गया 1 साल के अंदर। एंड इट विल इवेंचुअली इंक्रीज इन दी अपकमिंग ईयर्स, क्योंकि अभी भी सब लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं करते। देयर आर मेनी पीपल, मोर देन 50% लोग ऐसे होते हैं जो अभी भी कैश ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर गवर्नमेंट, अभी तो यूपीआई के ट्रांजेक्शन पे कोई चार्ज नहीं लगता है आपका, ठीक है ना, आप चाहे कितने की ट्रांजेक्शन करो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होती है वो। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ज लगा दे, राइट, मान लो एक ट्रांजेक्शन आपने 100 रुपये की और गवर्नमेंट आपको बोले कि यार मैं इसमें ना 10 पैसे आपसे चार्ज करूँगा, ठीक है। तो अगर वो आप 1000 रुपये करते हो, तो 1000 रुपये में आपको 1 रुपया देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि आपने यूपीआई का यूज़ किया था। तो सोच के देखो, जब इतनी सारी ट्रांजेक्शन जाएंगी 0.1% की, अगर आप 74 बिलियन भी कर रहे हो, तो 74 बिलियन का भी 0.1% कितना चला जाएगा? लाइक 0.7 बिलियन के आसपास चला जाएगा इतनी ट्रांजेक्शन्स में। और 125 है ना, चलो इसको मान लो 100 ट्रिलियन मान लेते हैं, ठीक है, और ईजी कर लेते हैं। इसका 0.1% के आसपास कितना चला जाएगा? 0.1 ट्रिलियन के आसपास तक का। अगर गवर्नमेंट आपसे सिर्फ 10 पैसा भी 100 रुपये पर चार्ज करना स्टार्ट कर दें, तो गवर्नमेंट के पास इमीडिएटली लाखों करोड़ों रुपए आ सकते हैं, राइट। इससे कितना सारा कॉन्सेप्ट जो है ना, क्योंकि पैसा तो वही है ना, सारा का सारा सर्कुलेट ही तो कर रहा है ये, ट्रिलियंस ऑफ अमाउंट ऑफ मनी। बट गवर्नमेंट ने अभी इसको फ्री रखा हुआ है। तो जस्ट इन केस आप लोगों में से कोई फ्यूचर में बनता है एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, तब तक ये डिजिटल ट्रांजेक्शन्स और इंक्रीज हो जाएंगी। हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑन द माइंड कि आप पहले तो डिजिटल पेनिट्रेशन पूरा कर दो, मेक श्योर दैट एवरीबडी इज यूजिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन। और फिर आप इसको 10 पैसा भी मत करो, आप इसको 1 पैसा कर दो, ऑलराइट। 10 पैसा भी मत करो आप इसको, मैं कह रहा हूँ 1 पैसा कर दो बस। हर ट्रांजेक्शन के ऊपर आपका 1 पैसा चार्ज करेंगे वो लोग। जस्ट चार्जिंग 1 पैसा ना, गवर्नमेंट विल गेट मोर देन लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के पास आएंगे, दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर मल्टीपल पर्पसेस। और 1 पैसा 100 रुपये के ऊपर ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, यानी कि साल भर में आपके मुश्किल से 10 से 15 रुपये का खर्चा आएगा। अब एक व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ 100 रुपये लगा लो, चलो साल भर में, पूरे साल में क्या आप 100 रुपये नहीं दे सकते क्या? क्योंकि आपने इतनी सारी ट्रांजेक्शन की थी, आपने हज़ारों ट्रांजेक्शन कर दी होंगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा स्ट्रेटेजिकली ऐसे देखना होता है। लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट ऐसा करेगी। सी दिस इज व्हाट एग्जैक्टली जियो डिड। जियो ने क्या किया था? जियो आया था 2000 पता नहीं 16-17 के आसपास आया था शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इन्होंने फ्री में सिम बांटी, फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया सिम का, और उन्होंने फ्री इंटरनेट दिया, पेनिट्रेट कर लिया पूरे के पूरे मार्केट को। ये जो मुकेश अंबानी की बेटी है ना, उसका आइडिया था ये। तो पूरा का पूरा मार्केट पेनिट्रेट किया, एंड अच्छे से पेनिट्रेट करके ना सडनली इन्होंने सबसे ज़्यादा चार्ज लगा दिए, क्योंकि उनको था कि सब हमारी सिम यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने बहुत नेटवर्क लगाए दुनिया भर के। हम उस समय पर अंबानी ने बहुत पैसा उठाया था मार्केट से, बहुत टावर लगा दिए थे कि रिलायंस का, जियो का नेटवर्क अवेलेबल होना चाहिए। और आज देख लो ये लोग रूल कर रहे हैं, जियो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। उन्होंने अपना सारा पैसा भी रिकवर कर लिया इमीडिएटली। इसे बोलते हैं प्लानिंग करना एक्चुअली। तो यूपीआई में ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि 1 पैसा 100 रुपये के ऊपर देना कोई बर्डन नहीं बनेगा किसी के लिए भी, राइट। 100 रुपये के ऊपर 10 रुपये देना बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है, क्योंकि फिर व्यक्ति बड़े अमाउंट में काउंट करेगा इसको। बट हाँ, 100 रुपये के ऊपर 1 पैसा देना ना बिल्कुल भी बर्डन नहीं बनेगा, और उससे गवर्नमेंट के पास सीधा लाखों करोड़ों रुपए आ सकते हैं, प्रोबेबली 10 लाख करोड़ भी आ सकता है। हमारा जो आत्मनिर्भर भारत का जो बजट था ना, वो तकरीबन 20 लाख करोड़ का था। और अगर गवर्नमेंट हमारे 1 साल के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए सिर्फ ट्रांजेक्शन पे 1 पैसे का हिसाब लग, इसके लिए डिजिटल पेनिट्रेशन करना पड़ेगा। तो जस्ट आई एम ड्रॉपिंग एन आइडिया इन योर माइंड कि अगर आप फ्यूचर में बनते हो एस्पिरेंट, तो ऐसी बातों को दिमाग में थोड़ा सोचा करो, ठीक है।
वी हैव दिस टॉपिक अ बजट दैट सिग्नल्स ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। तो एडिटोरियल है ये, राइट। एडिटोरियल अपने कुछ ना कुछ बायस मिलेंगे, ओपिनियन मिलेगा उनमें, जो ऑथर है उनके एम गोविंद राव जी हैं। ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं ब्रिकवर्क एनालिटिक्स के, एक फॉर्मर डायरेक्टर, ये पहले फॉर्मर डायरेक्टर भी थे हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के, एंड 14 फाइनेंस कमीशन के ये मेंबर भी रह चुके हैं। दैट मीन्स दिस पर्सन नोज द गवर्नमेंट, द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये व्यक्ति जो बातें कहेगा वो आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के जो एडिटोरियल्स होते हैं हम लोग इनको क्या करेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, हम लोग मिस नहीं करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। पहले हमारा अभी कल हमारा बजट आया था 1 फरवरी को, उसका अनाउंसमेंट होता, उससे पहले हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है ना, गवर्नमेंट पिछले साल का एक ब्यौरा देती है कि हम लोगों ने यहाँ पर पैसा खर्च किया था, ऐसे ऐसे हमारा इतना खर्चा हुआ, ये हमारी परफॉर्मेंस रही, उस तरीके से आता है इकोनॉमिक सर्वे। तो उस इकोनॉमिक सर्वे आया था पार्लियामेंट के अंदर, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन दी गई थी हमारे बजट की 2023-24 की। तो उसमें बात की गई थी, पॉइंट ये था कि इंडिया ने ना रिमार्केबल रिकवरी की थी, जो हमारा पैंडमिक का टाइम था उसमें भी, और जो हमारा आउटब्रेक हुआ था पैंडमिक का, उसके अलावा यूक्रेन का वॉर हुआ था, इन सब से जो नुकसान हुआ था उस समय गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी रिकवरी की थी। और जो हमारा लेवल ऑफ इनकम था ना, वो जो उससे पहले था, कोविड से पहले का, उस पर हम लोग वापस दोबारा से आ गए थे। तो पैंडमिक आया था, है ना, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर भी हुआ था, सैंक्शंस वगैरह लगा रही थे वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर, स्लो डाउन भी चल रहा था, ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा था, कुछ मेजर पार्ट्स में रिसेशन भी आ गया था, इन्फ्लेशन था, कंट्रीज में पैसा भी, वो महंगाई बढ़ रही थी, उसके कारण इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया था। उसके बाद कैपिटल आउटफ्लो हो रहा था, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट थी वो लोग विड्रॉ कर रही थी कंपनीज अपनी अपनी, एक्सचेंज रेट के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर था। ये सारे के सारे मल्टीपल तरह के शॉक्स हम लोगों को देखने को मिल रहे थे। नाउ सी, अगर आप अपने आप को इमेजिन करो, आप इंटरव्यू में बैठे हो अभी आपसे, और आपसे सडनली पूछ लिया जाए कि बताओ पिछले कुछ सालों के अंदर वर्ल्ड की इकॉनमी में क्या हुआ है, देन दीज आर द थिंग्स जो आपको वर्बली याद होनी चाहिए। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, ठीक है, एंड देन द पैंडेमिक थिंग हैपेंड, उसके बाद देयर वाज राइज इन द इन्फ्लेशन, देयर वाज रिसेशन इन द मेजर इकोनॉमीज, ये आपको वर्बली याद होने चाहिए। देन इन कंट्रीज की जो इकोनॉमिक सेक्शंस थे उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया था, मेजर इन्वेस्टमेंट्स का कैपिटल आउटफ्लो होना स्टार्ट हो गया था, एक्सचेंज रेट पर प्रॉब्लम आ रही थी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्रोथ एंड द फिस्कल डेफिसिट शेडो। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है, कितना रिवेन्यू आया था, कितना आपने एक्सपेंडिचर किया। जब आपका रिवेन्यू आपके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सरप्लस, यानी कि ज़्यादा था आपके पास पैसा, आपके पास 100 रुपये आए थे और आपने 90 रुपये खर्च कर दिए, तो आप सरप्लस में चले गए। जब आपका रिवेन्यू जो होता है ना, वो आपके एक्सपेंडिचर से कम पड़ जाता है, यानी कि आपके पास आए थे पैसे 100 रुपये, आपने खर्च कर दिए 110 रुपये, तो यानी कि आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डेफिसिट में चले गए आप। तो उन्होंने कहा कि ग्रोथ और फिस्कल डेफिसिट में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि इकॉनमी रिकवर तो हो गई है ना, और जो प्री पैंडमिक का जो इनकम लेवल था वो भी सरपास किया है, लेकिन ये अभी भी जो प्री पैंडमिक से पहले ट्रेंड चल रहा था ना, 7% के आसपास था जीडीपी का ग्रोथ का, वो अचीव नहीं कर पाई है। एंड इसको करने के लिए हम लोगों को पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसी टाइम पर जो इन्फ्लेमेशन जो था ना, उसका एक अपर टॉलरेंस लिमिट था। अब देखो, हमारा जो FRBM एक्ट आया था ना, उसने कहा था कि इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन जो है ना वो 4% होना चाहिए, इसमें +-2 कर दो, यानी कि टोटल 2% से लेकर के 6% तक का हमारा इन्फ्लेशन होना चाहिए। यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ अगर बिक रही है आज की रेट में, तो वो 102 रुपये से लेकर के 106 रुपये तक महंगी हो जाती है, तो हम लोग कंट्री के अंदर ग्रोथ पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 102 से सस्ती हो गई, नीचे चली गई, तो हमारी कंट्री के अंदर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और 106 से ऊपर चलेगी, कॉमन मैन, गरीब जो व्यक्ति होता है, उसके लिए महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो उन्होंने एक टॉलरेंस रेंज बनाई हुई थी। तो उन्होंने यही कहा कि राइट नाउ जो इन्फ्लेशन जो था ना, वो अपनी अपर टॉलरेंस लिमिट्स के बियॉन्ड जा रहा था, और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था, जो कि हम लोगों ने प्लान किया था FRBM एक्ट के तहत कि हम लोग अपनी GDP का 3% रखेंगे, ये अभी राइट नाउ 9 से 10% चल रहा है हमारे GDP का, तो उनका प्रॉब्लम तो चल रही है। इसको हम लोग स्टेबलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है, वही होता है, बस अपने फिस्कल डेफिसिट को हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। गवर्नमेंट अपने खर्चों के ऊपर ना प्रायोरिटाइज करती है, रिएलोकेट करती है, उसी को प्रोसेस को बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। तो गवर्नमेंट के पास एक डायलेमा आ गया, उनको ग्रोथ भी करनी है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करना है, फिस्कल डेफिसिट को भी मेंटेन करना है, कैसे करेंगे कुछ। फिर गवर्नमेंट जो पैसा लेती है ना, उसको लोन वगैरह लेती है, उसको जब रिटर्न करना होता है, तो गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू अर्न करती है, रेवेन्यू मोस्टली कहाँ से आता है, मोस्टली टैक्स वगैरह से आता है, उसका उस रेवेन्यू का 40% तो गवर्नमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट देने में चला जाता है, यानी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इतना सारा लोन वगैरह लिया होता है। तो अब करना क्या है ना, एक तो हमारे फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी थी ना, वो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास चली गई है, फूड की और फर्टिलाइजर की, और गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लेने कीपिंग द फिस्कल डेफिसिट लिमिटेड टू 6.4% ऑफ GDP हैज़ कम अबाउट डिस्पाइट अ शार्प इंक्रीज इन। अब 2 लाख करोड़ की सब्सिडी भी देनी है, और फिस्कल डेफिसिट को 6.4% तक मेंटेन भी करने की कोशिश करनी, इट्स वेरी टफ जॉब। बजट का जो एस्टिमेट था, उन्होंने एज्यूम किया था कि जो GDP होगी ना 2022-23 की, वो जाएगी 258 लाख करोड़ के आसपास। इससे पहले हमारे एक एडवांस एस्टिमेट आए थे, एडवांस मतलब
थोड़ा सा टाइम से पहले एक आइडिया लगा देना। उन्होंने कहा था कि हमारे इंडिया की जीडीपी जो जाएगी वो जाएगी 2.73 लाख करोड़, यानी कि 2.7 ट्रिलियन की, बट एज ऑफ नाउ ये जा रही कितनी, 2.58 ट्रिलियन तक। ये इसमें कुछ नहीं था। बैलेंसिंग, उन्होंने कहा था कि कुछ चैलेंजेस हैं, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम ज़्यादा करना होगा। हमारी जो राइट नाउ फाइनेंस मिनिस्टर है ना, उन्होंने जो भी अपनी स्पीचेस दी ना पिछले कुछ सालों के अंदर ना, हम लोगों ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग को इंक्रीज़ किया है। 2.7 ऑफ जीडीपी से लेकर 3.3% ऑफ जीडीपी तक लेके गए हैं। अगर हम इसको अमाउंट में बात करते हैं तो 7.3 लाख करोड़ से हम लोगों ने 10 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट किया। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। देन और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट, देखो कैपिटल जो वर्ड होता है ना, अगर गवर्नमेंट एक मशीन लगा देगी, ठीक है, एक कॉफ़ी मेकिंग मशीन लगाएगी, उसको गवर्नमेंट ने 10,000 रुपये की मशीन लगा दी कॉफ़ी की, ठीक है, वो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, क्योंकि वो मशीन ना आने वाले 10 सालों तक आपको कॉफ़ी बनाकर दे सकती है। तो यानी कि वो एक पॉइंट आपने ऐसा खर्चा किया जिससे आपको बहुत सारा रिटर्न मिलेगा। तो उन्होंने कहा था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, उसमें एक क्राउडिंग इन इफेक्ट भी होगा, जिसके कारण हमारे प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होगा उस पर फ़ायदा मिलेगा हमको। तो क्राउडिंग इन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ये जो कीवर्ड है ये सब आपकी इकोनॉमी के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्राउडिंग एक फिनोमिना होता है जिसमें हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स होती है, उसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लग जाती है। तो क्या होता है कि बहुत सारे जो फर्म्स होते हैं ना, वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको ना ज़्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देना स्टार्ट कर जाती है। वो यही कह रहे हैं, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगा रही है, गवर्नमेंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहिए ताकि हमारा क्राउडिंग इन इफेक्ट हो, हमारे इन्वेस्टर्स जो होंगे वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है, कैपिटल आउटफ्लो जाना। उन लोगों को लगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर जगह पर तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो हम अपना पैसा यहाँ से निकाल लेते हैं। देन रिजर्व बैंक ने कहा था कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ना, उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट लगा, उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट में चाहिए ना, वो भी राइट नाउ जो लटक रही है एकदम हवा में जा चुकी है, उसको बेहतर करने के लिए। एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के अंदर हमको कैपिटल स्पेंडिंग पे इंक्रीज़ करना पड़ेगा, हमको कमर्शियल लेंडिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो इंटरेस्ट फ्री लोन लिए गए थे ना हमारे स्टेट्स के द्वारा, ताकि वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बेहतर कर सके, तो उनके ऊपर भी हमको फर्दर काम करना पड़ेगा, उनको और लोन देने पड़ेंगे ऐसे इंटरेस्ट पे, ताकि स्टेट अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर पे काम करेंगे। एंड इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि 2023-24 के अंदर हमारी जो इकॉनमी होगी ना, वो 6.5% से ग्रो करेगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने 2020-21 के बजट में कहा था कि वो फिस्कल डेफिसिट को 2025-26 तक 4.5% तक ले आएंगे। एंड दैट मीन्स कि अगले 3 सालों के अंदर जो डेफिसिट होगा ना, उसमें हम लोगों को 1.9 परसेंटेज पॉइंट का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग उस पर पहुंच पाएंगे अपने टारगेट के ऊपर। कुछ तो इंडिया में 9 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं 2023 के अंदर। एंड जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट को रिएलोकेट करने की कोशिश करेगी। ये हर बार का होता है, ये हर देश में होता है, ठीक है। जहाँ इलेक्शन होंगे जाहिर सी बात है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी कोशिश करेगी, देखो हम लोगों ने आपके लिए और खर्चा किया तो आप हमें वोट दो। कोई भी गवर्नमेंट होगी, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, एवरी गवर्नमेंट डज दिस थिंग। ये इतिहास में हमेशा से रहा है, ये कितनी ही आप सदियों में चले जाओ, इलेक्शन जहाँ पर भी हो ऐसा होता है। लेकिन करना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे देश में और भी जगह ज़रूरत हो सकती है, करना नहीं चाहिए, बट ऐसा होता है। सब्सिडीज़ वगैरह की बात करते हैं तो फिस्कल एडजस्टमेंट का बात की गई थी कि बहुत सारे, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जहाँ से रेवेन्यू आया था ना, ऐसी जगह पर खर्चा करना जहाँ से रेवेन्यू आ सकता है, तो हमारी पब्लिक स्पेंडिंग बेहतर हो पाएगी। बजट ने इंक्रीमेंट की बात की थी सिर्फ 1.2% तक की हमारे रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर के अंदर। तो उन्होंने कहा था कि फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है ना, उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे 90,000 करोड़ तक। तो राइट नाउ 2.87 लाख करोड़ है, उसको हम लोग ऑलमोस्ट 1.87 लाख करोड़ तक कम लेके आ जाएंगे। तो 90,000 करोड़ था, हालांकि बनना तो चाहिए था 1.97 करोड़, बट उन्होंने कहा 1.87 लाख करोड़ तक लेके आएंगे इसको। फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को भी उन्होंने बंद करने की बात की थी, जिसमें अप्रैल 2020 से 5 के फूड ग्रेन्स दिए जा रहे थे एडिशनली विद रिस्पेक्ट टू, पहले तो देते थे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, उसके अलावा दिए जा रहे थे। तो उन्होंने कहा था फर्टिलाइजर की सब्सिडी है ना, उसको कंप्रेस करेंगे 50,000 तक। एंड ये सब बातें की गई थी। तो कुछ मेजर पॉइंट्स तो मैंने आपको समझा दिए। एक सिंपल सी लाइन थी, उन्होंने कहा था कि ऑन दी होल दिस इज़ अ वेल क्राफ्टेड बजट बट इट्स सक्सेस विल डिपेंड ऑन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। एक सिंपल सा स्टेटमेंट था। अगर आपको कंक्लूजन वगैरह लिखने में परेशानी होती है तो ऐसे स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि ही इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफिशियल, ही इज़ पार्ट ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन पर 2 बार मीन्स में क्वेश्चन आया था, 2 बार। एक तो 2021 में आया था, और उससे पहले जब 14th फाइनेंस कमीशन एक्चुअल में आया था ना, तब आया था। तो दिस वॉज सिंपल एडिटोरियल, जिसमें हम लोगों ने कुछ बातें जानी। ये वाला एडिटोरियल हम नहीं कवर करेंगे। देखो मैंने पढ़ा, मैंने हाईलाइट भी किया था इतना आप लोगों के लिए, फिर मुझे समझ में आ गया अरे यार इसमें कुछ भी नहीं है। ये आर नागराज जी ने लिखा था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट की। इन्होंने अपने हिसाब से सही लिखा होगा, पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि बजट से कनेक्टेड ही है ये, तो हम लोगों ने वो यहाँ पर पढ़ ही लिया है। एथिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं।
2013 एंड 14 के हम लोग कवर कर चुके हैं। 2015 के हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने बीच में 2-3 दिन अभी नहीं आ पाया था क्योंकि माइक नहीं था। मैंने बताया जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी माइक टूट गया था, गिर गया था, उसको रिपेयर कराना पड़ा, तो इसी कारण से। अदरवाइज़ इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ये कवर कर रहे हैं। मैंने जो, अगर आप में से कोई जस्ट इन केस कोई नया है तो वी डू नॉट शेयर द PDF हेयर, ताकि आप लोग साथ से देख के लिखते रहो। सीक्वेंस में चलते रहेंगे। अभी आज हम 7 और 8 करेंगे। कल से हम लोग अपना इसमें केस स्टडी स्टार्ट कर देंगे। 6 केस स्टडीज़ हैं तो उसको 3 दिन में कवर कर लेंगे, 2-2-2 करके। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? उन्होंने कहा है अच्छा, हम लोग एक बार आइडिया दे देता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया था? लास्ट टाइम वी डिड दिस थिंग, RTI वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट की भी बात की गई थी एंड विजिलेंस वगैरह को लेकर। और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया था ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड को लेकर के और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को लेकर के। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 10 नंबर का, यानी कि आपको 2 पेज मिलेंगे। एक पेज के आपको 5 नंबर मिलेंगे, दूसरे के भी 5 नंबर मिलते हैं। 150 वर्ड्स में लिखना होता है। एक्चुअली ना वर्ड्स के ऊपर इतना फोकस मत किया करो, नंबर ऑफ पेजेस पे फोकस किया करो, तो चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बायलैटरल रिलेशंस जो है बिटवीन मोस्ट नेशन, दे आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रमोटिंग वंस ओन नेशनल इंटरेस्ट विदाउट एनी रिगार्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर नेशंस। ओके फाइन, एक स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया है। वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो 2 देशों के बीच में जो 2 तरफा जो संबंध होते हैं ना, वो तब हो पाते हैं जब एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करता है। यही कहना चाह रहा ना। एट द इंटरनेशनल लेवल bilateral relations are between most nations are governed by the policy of promoting one's own national interest without any regard for the interest of other nations. Okay, अब जब आप खुद के नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करोगे, दूसरे पे नहीं करोगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ में विवाद होगा ही। ठीक है, उसके कारण कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और टेंशन्स भी आ जाते हैं कि यार आप अपने इंटरेस्ट के ऊपर तो काम कर रहे हो बट यू हैव नो रिगार्ड फॉर द अदर नेशंस इंटरेस्ट। तो बायलैटरल रिलेशन एक्चुअल में चलेंगे कैसे? तो यहाँ तक उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है। ठीक है, उस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको अपनी आंसर शीट में पक्का कुछ ना कुछ उस पर लिखना होता है। इग्नोर मत किया करो स्टेटमेंट, उसको भी थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करो। फिर उसने क्वेश्चन आपसे किया है, हाउ कैन एथिकल कंसिडरेशन हेल्प रिजॉल्व सच टेंशन? देखो, चीज़ ये इंटरनेशनल रिलेशन की है। जिन लोगों के पास PSIR ऑप्शन होगा वो लोग इसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, बट उसने वो नहीं पूछा। उसने उसका एथिकल एंगल पूछा है। एथिकल तरीके से हाउ विल यू रिजॉल्व सच टेंशन? फिर उसने कहा डिस्कस करो विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। 10 नंबर का है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिंस ये क्वेश्चन ऐसा है तो मैंने आप लोगों को कहा था कि 10 नंबर के क्वेश्चन में और ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है, उसमें आपका एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं 753, कि 7 मिनट्स में इसको लिखने की कोशिश करो, 5 पॉइंट्स लिखने की कोशिश करो, 3 डायमेंशंस टच करने की कोशिश करो। मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोग जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो 753 को आप लोग 653 में कन्वर्ट कर दो। एम करो आप 6 मिनट में लिखने की कोशिश करोगे। व्हेन यू प्लान टू एम फॉर 6 मिनट्स ना एट योर होम, तो मुश्किल होता है 3 मिनट के अंदर एक पेज पे कंटेंट लिखना 5 नंबर का। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट इफ़ यू प्रैक्टिस दिस थिंग ना, तब जाकर के एग्जाम में आप इस लेवल पर पहुंच पाओगे। ध्यान रखना, एथिक्स का पेपर सबसे लेंदी आता है हमेशा। इट्स नॉट ईजी टू कवर कंप्लीट एथिक्स पेपर। तो 2015 का GS4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल रिलेशंस आर ऑफ्टन गाइडेड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट एंड इंडिविजुअलिज्म रादर देन म्यूचुअल बेनिफिट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो हमने उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स में लिख दिया। इसके दिस लीड्स टू कंपटीशन एंड ऑफ्टन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 एंड मोर नेशन। तो हमने उसी स्टेटमेंट को हल्का सा एलैबोरेट करके एग्जाम्पल भी लिखने की कोशिश की है। चाइना लैक्स रिस्पेक्ट फॉर इंडियाज कंसर्न ओवर द सॉवरेनिटी वायलेशन ऑफ CPEC एंड इट इज ड्रिवन बाय इट्स ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दिस इनडायरेक्टली लेड टू डोकलाम, जो हमारा डोकलाम का इशू हुआ था 2017 में। तो हम लोगों ने उसी स्टेटमेंट को थोड़ा सा एलैबोरेट किया, एग्जाम्पल भी दे दिया। तो हमारा स्टेटमेंट वाला पार्ट खत्म होता है, बट हमारे पास स्पेस था। rather than moving to the next section, उसने ethical consideration की बात की थी, हम थोड़ा उसको और elaborate करेंगे। हमने कहा there are issues like migrant crisis where countries do not want to accept those who fled the war zones, persecution, climate change, famine, etc. and insist their countries to accept them. This is the result of a country placing its own national interest above humanity. So Western intervention in the Middle East is another example। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल दे दिए, चाइना का दे दिया और दूसरा दे दिया कि कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पर क्लाइमेट के कारण, वॉर के कारण, फेमाइन के कारण जो लोग रेफ्यूजीज़ वगैरह होते हैं ना, माइग्रेट करते हैं ना, तो बहुत सारी कंट्रीज़ उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाती हैं। इसके कारण क्योंकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे ध्यान देते हैं कि ये लोग हमारी कंट्री में जाएंगे, हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, तो अब ह्यूमैनिटी से ऊपर अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखती हैं। ऐसा ही हुआ था वेस्टर्न इंटरवेंशन के कारण भी मिडल ईस्ट के अंदर। फिर उसने हमसे एथिकल कंसिडरेशंस की बात की थी, तो हम लोग 5 पॉइंट्स लिखने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल हम लोगों ने उसको ऑलरेडी दे दिए हैं 2, उसने कहा था ना, और हम लोग आगे भी कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देंगे छोटे छोटे, यहाँ पर 1-2। एथिकल कंसिडरेशन क्या होंगे? बाय प्रमोटिंग द सेंस ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड इन लाइन विद द वसुधैव कुटुंबकम, जो कि इंडिया का एक टैगलाइन रहा है हमेशा से।
वसुधैव कुटुंबकम मतलब होता है वन वर्ल्ड वन फैमिली। बाय प्रमोटिंग द गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल और यूटिलिटेरियन गुड, म्यूचुअल बेनिफिट एंड द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कैन सॉल्व इश्यूज लाइक इंडिया चाइना एंड बॉर्डर डिस्प्यूट। अच्छा, ये जो था ना, इसमें आप लोग इंडिया श्रीलंका का एग्जाम्पल भी दे सकते थे कि इंडिया प्रोवाइडेड सपोर्ट टू फाइनेंशियल सपोर्ट टू श्रीलंका ड्यूरिंग देयर फाइनेंशियल क्राइसिस। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर लिख सकते हो एक एग्जाम्पल। फॉर सोसाइटल गुड कोऑपरेशन शुड बी गिवन मोर वेट देन कॉन्फ्लिक्ट। फिफ्थ था डू अन टू अदर्स वट यू वॉन्ट अदर्स टू डू अन टू यू। ये एक अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल होता है एथिक्स का, यानी कि और इसका इस्तेमाल हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटर स्टेट जो रिवर डिस्प्यूट्स होते हैं ना, ये एक्चुअली इंटरनेशनल वाला स्टेट था ये, तो यहाँ पर एग्जामिनर समझ जाएगा कि कौन सा इंट्री है। इंडिया के अंदर की बात नहीं कर रहा है, दो देशों के बीच में जो नदियों का मैटर होता है ना, इंडिया का और चाइना का भी है, इंडिया पाकिस्तान का भी है, ब्रह्मपुत्र को लेकर, इंडस को लेकर, इस तरह के डिस्प्यूट्स को हम लोग ये कर सकते हैं कि डू अनटू अदर्स, आप दूसरों पर वो मत करो जो आप खुद के साथ नहीं होना देना चाहते। ऑलराइट, तो हेंस बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस कैन बी सॉल्व बाय एथिकल कंसिडरेशंस। हमने 5 एथिकल कंसिडरेशन बता दिए, इनका इस्तेमाल करके हम लोग ऐसे 2 कंट्रीज के बीच में जो इश्यूज होते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनमें एग्जाम्पल्स आप अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो हर एक के अंदर, वसुधैव कुटुंबकम में भी और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू। वसुधैव कुटुंबकम में यू कैन से हमारा जो वैक्सीनेशन का था, हम लोगों ने दूसरी कंट्रीज़ को वैक्सीन प्रोवाइड की थी, ठीक है, हमारे यहाँ पर कमी थी बट हम दूसरी कंट्रीज़ को प्रोवाइड भी कर रहे थे। यहाँ पर मैंने इंडिया श्रीलंका की बात की थी। म्यूचुअल बेनिफिट एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस कैन सॉल्व इश्यूज लाइक इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। तो म्यूचुअल एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए अगर आप बात करोगे तो एग्जाम्पल सोचने की कोशिश करो, 2 कंट्रीज इनके बीच में प्रॉब्लम हो बट स्टिल दे आर एग्जिस्टिंग पीसफुली। तो इंडिया चाइना तो पीसफुल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ भी नहीं हो पा रहा है, बट वर्ल्ड में कोई और कंट्रीज़ हो लाइक यूएस कनाडा का ऑप्शन दे सकते हो। कनाडा और यूएस के बीच में प्रॉब्लम बहुत होती है लेकिन वो लोग फिर भी बहुत पीसफुली एग्जिस्ट करते हैं। या फिर आप यूरोपियन कंट्रीज़ का एग्जांपल दे सकते हो, वहाँ पर कंपैरेटिवली बॉर्डर इश्यूज़ कम है इंटरनली, तो ये दिया जा सकता है। फिर सोसाइटल गुड के लिए कोऑपरेशन शुड बी गिवन मोर वेट देन कॉन्फ्लिक्ट। तो पाकिस्तान ने अलाउ किया था अफगानिस्तान में वीट का एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, वो एग्जाम्पल दे सकते हो। डू नॉट डू अन टू अदर्स, तो इंटर स्टेट का हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, इंडस वाला, ब्रह्मपुत्र वाला, दीज थिंग्स कैन बी एडेड। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा लास्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, इसके बाद 9, 10 वगैरह जो भी होंगे, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 6 क्वेश्चन हमारे केस स्टडीज़ के होने वाले हैं, क्योंकि उनके नंबर भी ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमारा 10 नंबर का है, यानी कि हम लोगों को 2 पेज मिलने वाले हैं, 5 नंबर एक पेज पर, 5 नंबर दूसरे पेज पर। क्या है क्वेश्चन? पब्लिक सर्वेंट्स आर लाइकली टू कन्फ्रंट द इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पहले भी आ चुका था हमारा, ऑलराइट, तो स्टेटमेंट दे दी गई है, स्टेटमेंट को हम लोग आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसने आपसे पूछा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आप क्या समझते हो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से। सेकंड पार्ट उसी में, हाउ डज इट मैनिफेस्ट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, जो सरकारी लोग होते हैं उनके पब्लिक डिसीजन मेकिंग के अंदर ये कैसे निकलता है, हाउ डज इट एग्जीक्यूट। तो एंड देन उसके बाद पूछा है इफ फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन हाउ वुड यू रिजॉल्व इट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो एग्जामिनर ने आपसे 4 कंपोनेंट पूछ लिए यहाँ पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस, ठीक है, हाउ विल इट मैनिफेस्ट, अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आप कैसे रिजॉल्व करोगे, और चौथा उसने एग्जाम्पल की बात कर दी है। तो ये चारों कंपोनेंट आप कोशिश करोगे एग्जाम के अंदर आंसर करने की, ठीक है। आगे चलते हैं इसके अंदर। ARC एंड फुलब्राइट ने डिफाइन किया था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एज समथिंग दैट वायलेट्स द स्पिरिट ऑफ लॉ बट डू नॉट वायलेट इट्स लेटर। It is a risk that professional judgment or actions regarding a primary interest will be unduly influenced by a secondary interest. That is, decisions regarding public interest may be influenced by personal interest. अब ARC का आपने मेंशन किया है, फुलब्राइट के थिंकर के बारे में आपने अगर मेंशन किया होता है तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ भाई ये पढ़ के आया है। अब भाई आप यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन को नोट डाउन कर लो, जब भी नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आएगा तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, दो के नाम लिख देना कि 2 people हैव सेड द सेम थिंग, इट हैज़ अ बिगर वैल्यू, इसकी ग्रेविटी ज़्यादा होती है। फिर उसने मैनिफेस्टेशन की बात की थी डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो सब हेडिंग को मैंने कहा बॉक्स में डालो, मैंने कहा कैपिटल में लिखो ताकि एग्जामिनर को आइडिया लग जाए कि अच्छा यहाँ से पेज का सेक्शन बदल गया है, यहाँ से जो स्टूडेंट है वो कुछ और एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो इसी पेज पर दिखने में भी आसान हो जाता है। अगर आप इसको हटाओगे तो एग्जामिनर के लिए अंडरस्टैंड करना कि अच्छा ठीक है यहाँ से कुछ और स्टार्ट हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, वहाँ पर मैनिफेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट के अंदर। फिर हम लोगों ने छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना दिया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में पब्लिक इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ऑफिशियल ड्यूटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होता है, पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, लॉयल्टीज रहती है कि यार मैं पर्सनल अपना काम करूँ या फिर लॉयल बना रहा हूँ, पब्लिक के लिए काम करूँ या अपनी एक्सपेक्टेशंस पे काम करूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट रहता है, यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये करूँ या वो करूँ। देन उसने कहा था हाउ विल यू रिजॉल्व दिस, तो आई विल रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बाय लिसनिंग टू माई इनर वॉइस कंसाइंस
व्हेन सिलेक्शन इज बिटवीन टू राइट्स एंड टू रॉन्ग्स, तो दो बातें दोनों की दोनों गलत हों, उसमें एक चूज़ करना हो, या दोनों की दोनों बातें सही हैं, उसमें से एक चूज़ करना होगा, तो आई लिसन टू माई इनर वॉइस. एग्जाम्पल, व्हेन इम्प्लीमेंटिंग अ पॉलिसी आई माइट हैव ओनली टू रॉन्ग ऑप्शंस एट माई डिस्पोजल. सी, उसने कहा था एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, तो साथ साथ एग्जाम्पल देते हुए भी चल रहे हैं. सेकेंड, उसने कहा टू सॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल इंटरेस्ट आई विल गिव ड्यूटी अ बिगर वेट इन लाइन विद द डियोंटोलॉजी. सही या गलत की जगह पर अपना काम वाली चीज़ को ध्यान रखना. ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए आई ट्राई टू बैलेंस प्रोसीजर, रूल्स बेस्ड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड एंड पब्लिक इंटरेस्ट बेस्ड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड. ठीक है, देखो प्रीवियस क्वेश्चन था ना, उससे भी कीवर्ड उठा लिया गया है. Following the code of ethics and the foundational values of empathy, selflessness and devotion to duty when selection is between public and private interest. अब यहाँ 4 पॉइंट दिए, मैंने आप लोगों को कहा था ना 6, 5, 3 के अंदर आपका एम तो होना चाहिए 5 का, लेकिन स्पेस नहीं है, याद नहीं आ रहा, तो कम से कम 3 या 4 तो लिखो ही लिखो. और देखो इसमें एक ही जगह पर एग्जाम्पल दिया गया था. अब ये क्वेश्चन जो था ना, इतने सारे सवाल पूछ लिए गए ना कि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो ही जाएगा, क्या क्या आंसर करूँ, ये भी स्टेटमेंट भी आंसर करूँ. अब आप देखोगे स्टेटमेंट को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया कहीं पर. ट्रिक क्या होती है ना, उसने पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और उसने खुद ही एक स्टेटमेंट दे दी थी. पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं ना, वो ऐसा इशू फेस करते हैं. तो स्मार्टली क्या किया, डेफिनेशन के साथ ही स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर दिया और 2 पर्टिकुलर कीवर्ड्स भी ऐड कर दिए. ठीक है, क्योंकि उसने 4 कॉम्पोनेंट पूछ लिया. आप 10 नंबर के क्वेश्चन में 4 कॉम्पोनेंट लिखोगे कहाँ से भाई. ठीक है, उसने एग्जाम्पल की बात की थी, तो जहाँ पर वो रिजोल्यूशन देना था ना, रिजोल्यूशन के साथ साथ एग्जाम्पल देने की कोशिश की, पर मैं भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख पाया. बट मैं आपसे क्या कहूँगा कि आप इन स्टेटमेंट्स के अंदर ना, इनमें भी एक एग्जाम्पल ढूंढो. यहाँ पर आपके पास कुछ एग्जाम्पल होने चाहिए, समथिंग और दी अदर. ज़रूरी नहीं है यहाँ पर ना हो, 1-2 तो लिख ही दो, 2 तो लिख ही दोगे. बट जब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो अपने आप आपके पास कलेक्शन हो जाएगा हर एक तरह के टॉपिक का, डेफिनेशंस का. हैंस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रिजोल्यूशन रिक्वायर्स एथिकल कोड्स एंड हियरिंग द इनर वॉइस. हो गया हमारा. कल हम लोग एक केस स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की एंड क्वेश्चन नंबर 10 की. तो केस स्टडी थोड़ी लेंदी होती है, उसमें 3-4 पेज का आंसर होता है. फिर 2015 के बाद हम लोग 2016 स्टार्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सॉरी फॉर वेटिंग फॉर द पास्ट 2-3 डेज़. बट मैं जैसे कहा कि मैं उन कंटेंट को कवर करता हुआ चलूँगा आगे, तो हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे.